अब आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और रीड करते हैं हम। द जर्नी फ्रॉम द फॉयर ऑफ शाहिद बिल्डिंग टू हिज डोर वॉज ए वॉयाज बिटवीन कॉन्टिनेंट्स। अब जो शाहिद का फॉयर था, फॉयर मीन्स हियर, फॉयर का मतलब है रूम, उसके रूम से लेकर के उसके दरवाजे तक का जो उनका सफ़र था वो मानो उस एक सफ़र कॉन्टिनेंट्स मीन्स महाद्वीप और उसका जो सफ़र था उन दोनों के बीच में था। बोलने का मतलब क्या, आगे सेंटेंस अब हम रीड करेंगे। ऑन द वे ऑफ द रीच फ्रेगनेंस ऑफ रोगन जोश एंड हाक वुड इन्वेड द डोर ग्रे इंटीरियर ऑफ द एलिवेटर अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सॉन्ग्स एंड वॉइसेस दैट वर ऑलवेज इकोइंग आउट ऑफ हिज अपार्टमेंट। इवन द रिंगिंग ऑफ द डोरबेल हैड एन ऑडली म्यूजिकल साउंड। अब ये बोलना चाह रहे हैं कि शाहिद का जो रूम था उसके डोर से लेकर के उसके रूम तक, या उसके रूम से लेकर के उसके डोर तक पूरा का पूरा सारा एरिया जो है वो किससे भरा हुआ होता था, सॉन्ग से, वॉइसेस से। और ऐसा लगता था कि मानो अगर कोई उनका डोरबेल भी बजा रहे हैं तो उससे भी एक म्यूज़िकल साउंड ही सुनाई दे रहा है। मतलब उसके पूरे एनवायरनमेंट में उनके चारों ओर बोल सकते हैं हम, चाहे वो उनका डोरबेल ही क्यों ना हो, उनका रूम क्यों ना हो, उनका डोर ही क्यों ना हो, सब तरफ किससे भरा हुआ था, म्यूज़िक से, सॉन्ग से। Then suddenly Shahid would appear, flinging open the door, releasing a great cloud of hing into the frosty New York air. Oh, how nice! He would cry, clapping his hands. How nice that you have come to see your little Muslim. ओके उसके बाद अचानक से वहाँ पे उनके रूम के पास शाहिद जो है वो दिखाई देने लगते हैं। वो दरवाजे को खोलते हुए नज़र आते हैं और ऐसा लगता है मानो कि न्यूयॉर्क के एयर में, न्यूयॉर्क का जो हवा है वहाँ पे का आसपास का सारा क्या हो गया है, एकदम हिंग से भर गया है। और जैसे ही वो डोर ओपन करते हैं फिर उनका रिएक्शन कुछ इस तरीके का होता है कि ओह हाउ नाइस, ओहो कितना प्यारा है, इस तरीके का कोई रिएक्शन होता है। और फिर वो थोड़े लाउडली साउंड में तेज़ आवाज़ से कहने लगते हैं और अपने हाथों को क्लैप करते हैं और ये कहते हैं कि कितनी अच्छी बात है कि आप अपने इस मुस्लिम से, मुस्लिम हियर मीन्स मुस्लिम से मिलने आए हैं। Invariably there had been some half dozen or more people gathered inside, और वहाँ पे उनके दरवाजे के बाहर लगभग से हाफ डज़न लोग गैदर हो गए थे। हाफ डज़न मीन्स 6 लोग इकट्ठे हो गए थे। और उन 6 लोगों में से कौन कौन थे, कुछ लोग थे जो कि पोइट्स थे, कवि थे, कुछ थे जो कि स्टूडेंट्स थे उनके, और कुछ राइटर्स लोग थे, कुछ उनके रिलेटिव्स मतलब उनके रिश्तेदार थे। एंड इन द किचन समवन वुड ऑलवेज बी कुकिंग और मेकिंग टी, और उनकी घर के किचन में कुछ ना कुछ लोग हुआ करते थे जो कि हमेशा खाना बनाते रहते थे। कुछ लोग हुआ करते थे जो सिर्फ वहाँ पे चाय बनाया करते थे। Almost to the very end, even as his life was being consumed by his disease, he was the center of a perpetual carnival, endless मेला ऑफ टॉक, लाफ्टर, फूड एंड ऑफ कोर्स पोइट्री। अब उनके डेथ से पहले, उनके मरने से पहले वो एक कार्निवल मीन्स आनंद उत्सव कह सकते हैं हम, तो एक कार्निवल के वो सेंटर पॉइंट थे, एक केंद्र बिंदु थे मान सकते हैं। पूरा फोकस उन्हीं के ऊपर था। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत अच्छे क्या थे, लाफ्टर मीन्स लोगों को हंसाते थे, खुद हंस कर रहा करते थे, उनको खाना बहुत पसंद था। और ऑफ कोर्स इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनको पोइट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करती थी क्योंकि वो खुद भी लिखा करते थे। नो मैटर हाउ मेनी पीपल देयर वर, शाहिद वॉज नेवर सो डिस्ट्रैक्टेड एज टू लॉस ट्रैक ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द इवनिंग मील्स। और इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनके घर में कितने लोग हैं। शाहिद हमेशा क्या करते थे, उनका इस बात पे फोकस हुआ करता था कि वो शाम के खाने जो खाना बनते रहता था उसमें जा कर के एक बार वो ज़रूर चेक करते थे कि सारा काम प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा है। फ्रॉम टाइम टू टाइम he would interrupt himself to shout direction to whoever was in the kitchen, और टाइम टू टाइम, समय समय पे वो खुद को क्या कर लेते थे, डिस्टर्ब कर देते थे। बोलने का मतलब ये है कि टाइम टू टाइम वो किचन पे जाते थे और चेक कर लिया करते थे कि वहाँ किचन में कौन खाना बना रहा है, और उनको वो निर्देश देने लग जाते थे कि आपको इस तरीके से काम करना है। Yes, now at the he now, even when his eyesight was failing, he could tell from the smell alone exactly which stage the Rogan Josh had reached. और जैसे ही वो जाते थे किचन पे फिर वो इंस्ट्रक्शन देते थे, कुछ इस तरीके का इंस्ट्रक्शन देते थे कि अब तुम खाने पे दही ऐड कर दो। और फिर आगे हमको ये बताया जाता है कि जैसे उनकी आई साइट मतलब उनका जो देखने का जो शक्ति है वो जब कम हो जाता है, उनकी आई साइट जब कम हो जाती है तो वो अपने किचन में काम कर रहे कुक से किस तरीके से इंस्ट्रक्शन देते थे, तो वो खाने के स्मेल से उन लोगों को
इंस्ट्रक्शन दे दिया करते थे कि अब उनको इसके बाद किस तरीके से काम करना है। एंड व्हेन थिंग्स वेंट एग्जैक्टली एज दे शुड ही वुड स्नीप द एयर एंड क्राई आउट लाउड, ओह खाना का क्या महक है। और जैसे ही उनका जो काम है उनके अकॉर्डिंग हो जाता था, मीन्स उनके किचन का काम उनके हिसाब से खाना तैयार हो जाता था, तो उनके मुंह से कुछ इस तरीके के सेंटेंस निकलते थे जो कि यहाँ पे मेंशन है कि खाना का क्या महक है, मीन्स व्हाट इज़ द स्मेल ऑफ दिस फूड। देन Sahid was legendary for his prowess in the kitchen, frequently spending days over the planning and preparation of a dinner party. साहिद जो थे वो बहुत ही ज़्यादा लीजेंडरी थे, मीन्स बहुत फेमस थे इस बात को लेकर कि वो कि किचन का सारा काम कौन हैंडल करते थे, साहिद हैंडल किया करते थे। काम हैंडल करने का ये मतलब नहीं है कि वो खुद जाके खाना बनाते थे, वो सारे कुक को क्या करते थे, इंस्ट्रक्शन देते थे और अपने अकॉर्डिंग काम करवाया करते थे। तो साहिद जो थे इस बात के लिए अपने पूरे ग्रुप में फेमस थे कि किचन का सारा काम वो संभालते हैं। और वो डिनर की तैयारी के लिए जब भी उनके दोस्तों के साथ, चाहे वो उन दोस्तों में चाहे राइटर हो, पोइट्स हो, कोई स्टूडेंट हो या कोई भी हो, तो जब भी उनका कोई प्लान बनता था तो वो क्या करते थे, कुछ दिन पहले से ही डिनर के लिए प्रिपरेशन चालू कर दिया करते थे। इट वॉज थ्रू वन सच पार्टी given while he was in Arizona that he met James Merrill, the poet who was to radically alter the direction of his poetry. और एक बात की बात है, एक और पार्टी इसी टाइप का ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो एरिजोना में एक पोइट से, एक कवि से मिलते हैं जिनका नाम रहता है जेम्स मैरिल। जेम्स मैरिल जो हैं वो साहिद से मिलने के बाद उनका लिखने का जो स्किल है वो पूरी तरीके से क्या होता है, चेंज हो जाता है। It was after this encounter that he began to experiment with strict metrical patterns and verse form. और जैसे ही वो साहिद से मिलते हैं जेम्स मैरिल, उनके लिखने का तरीका चेंज हो जाता है, उनके फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, वो स्ट्रिक्ट वे पे, मेट्रिकल पैटर्न पे, वर्सेस फॉर्म्स पे, इन सारे फॉर्म्स पे वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। No one had a greater influence on साहिद पोइट्री than जेम्स मैरिल। और जेम्स मैरिल के अलावा कोई भी इंसान साहिद की पोइट्री, उनकी लिखी हुई कविता से क्या नहीं हो सकते हैं, चेंज नहीं हो सकते हैं। जितना जेम्स मैरिल ने साहिद से मिलने के बाद अपने राइटिंग स्किल को चेंज किया है, उतना किसी का भी राइटिंग स्किल साहिद से मिलने के बाद चेंज नहीं हुआ होगा। Indeed, in the poem in which he most explicitly prefigured his own death, I dream I am at the ghat of the only world, he awarded the envoy to Merrill। और उनके खुद के ही पोयम में, ठीक है, उनका खुद का पोयम किसके ऊपर बेस्ड था, उनके डेथ के ऊपर, उनकी मृत्यु के ऊपर ही बेस्ड था। और वो पोयम क्या था, आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया का जो घाट है उसमें मैं सिर्फ अकेला इंसान हूँ। ये कौन बोल रहे हैं, शाहिद, क्योंकि उनको पता था कि अब वो कैंसर के लास्ट स्टेज पे पहुँच गए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि अब वो मरने वाले हैं, ये बात उनको पता था। और यहाँ पे जैसे कि हमारे चैप्टर का नेम भी है, उसी तरीके से यहाँ पे वो ये बोलना चाह रहे हैं कि इस पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, जो घाट होता है, घाट मैंने आपको मेंशन किया, जो नदी का किनारा होता है, रिवर का जो बोल सकते हैं एजेस होते हैं, उसी को ही घाट बोला जाता है। तो इस पूरे वर्ल्ड का जो एक्चुअल में घाट है, और घाट क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे साहिद कि वो उनके लाइफ का लास्ट स्टेज है, अब वो घाट तक आ गए हैं, अब इसके बाद उनकी डेथ होगी। Sahid placed great store on authenticity and exactitude in cooking and would tolerate no deviation from traditional method and recipes। Sahid जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिसिटी एंड एग्जैक्टिट्यूड, मीन्स ऑथेंटिसिटी मीन्स बहुत सही तरीके से कुछ भी काम करना, मीन्स बहुत सही होना, और एग्जैक्टिट्यूड मीन्स एकदम सटीकता, एकदम सटीक से कोई काम करना। तो जो साहिद थे वो कुकिंग को लेकर के एकदम ज़्यादा बोल सकते हैं स्ट्रिक्ट थे, एकदम सटीक थे, सही तरीके से काम किया करते थे, और वो किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ को टॉलरेट नहीं करते थे, कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करते थे। उनको सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से ही, पारंपरिक तरीके से ही सारे रेसिपीज़ को बनाना और खाना पसंद था। फॉर दोज हु टुक शॉर्टकट्स ही हैड ओनली पिटी। और जो लोग खाने बनाने में एकदम शॉर्टकट अप्लाई करते थे, शॉर्टकट का यूज़ करते थे कि हम ये चीज़ कर लेते हैं शायद हमारा खाना जल्दी तैयार हो जाए, तो जो लोग खाने को जल्दी तरीके से बनाना चाहते थे, साहिद सिर्फ उनके ऊपर दया दिखाते थे। He had a special passion for the food of his region, one variant of it in particular, कश्मीरी फूड इन द पंडित स्टाइल। और जो साहिद थे उनका बहुत ज़्यादा, उनके पास इस बात को पैशन था, इस बात को लेकर के पैशन था, और वो किस बात के था,
फूड ऑफ हिज रीजन, मतलब अपने एरिया का जो उनका फूड है, जिसका नाम भी था कश्मीरी फूड इन द पंडित स्टाइल, पंडित लोग के स्टाइल के तरीके से ही कश्मीर का फूड बनाना, ये जो उनका ट्रेडिशनल फूड था, इसमें वो बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, एकदम बोल सकते हैं एकदम प्रोफेशनल टाइप से वो फूड बनाया करते थे, कोई भी शॉर्टकट वो यूज़ नहीं करते थे। I asked him once why this was so important to him, and he explained that it was because of a recurrent dream in which all the Pandits had vanished from the valley of Kashmir and their food had become extinct. और एक बार की बात है, अमिताभ घोष ने पूछा था शाहिद अली से कि क्या कारण है कि तुमको अपने ही ट्रेडिशनल फूड पसंद है, और शाहिद अली ने रिप्लाई करते हुए बताया था कि उनका रिकरेंट ड्रीम, रिकरेंट मीन्स कंटिन्यूसली, लगातार जो उनको सपने आते हैं, और वो सपने क्या थे कि जितने भी पंडित लोग हैं क्या होते हैं, वो कश्मीर की घाटियों से ख़त्म हो जाते हैं, और उनका जो ट्रेडिशनल फूड है वो भी धीरे धीरे क्या होने के कगार पे आ जाता है, समाप्त होने के कगार पे आ जाता है। और इसी वजह से शाहिद अली को क्या है, अपने ट्रेडिशनल फूड से बहुत ज़्यादा प्यार था। दिस वॉज अ नाइटमेयर दैट haunted him and he returned to it again and again in his conversation and his poetry। और ये उनका एक नाइटमेयर, एक बुरा सपना था मान सकते हैं, जो कि बार बार उनको आता रहता था और उनके अंदर इस बात को लेकर के डर हो जाया करता था, और ये सारी चीज़ें उनके बातों में और उनके कविताओं में पता चलता है। एट अ सर्टेन पॉइंट आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ यू, और ये जो पोयम है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये पोयम भी यहाँ पे हमको मेंशन किया गया है। एट अ सर्टेन पॉइंट आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ यू, हियर ट्रैक ऑफ यू मीन्स न्यूज़ ऑफ यू। यू नीडेड मी, यू नीडेड टू परफेक्ट मी। और इस पोयम का मतलब क्या है, किसी एक सर्टेन पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे तुम क्या करोगे, न्यूज़ को खो दोगे, तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी और तुमको मुझे परफेक्ट बनाने की ज़रूरत होगी। इन योर अब्सेंस यू पॉलिश्ड मी इनटू द एनिमी, और तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं क्या हो जाऊंगा, एक एनिमी, तुम्हारा दुश्मन बन जाऊंगा। योर हिस्ट्री गेट्स इन द वे ऑफ माई मेमोरी, और तुम्हारा इतिहास जो है वो मेरी मेमोरी बन जाएगी, मेरी याददाश्त में जुड़ जाएगी। आई एम एवरीथिंग यू लॉस्ट, तुमने जो खोया वो सब कुछ मैं ही हूँ। योर परफेक्ट एनिमी, तुम्हारा एकदम ज़्यादा वाला दुश्मन बोल सकते हैं हम। योर मेमोरी गेट्स इन द वे ऑफ माई मेमोरी, और तुम्हारी यादें मेरी यादों से क्या है, जुड़ी हुई है। देयर इज़ नथिंग टू फॉरगिव, और यहाँ पे क्षमा करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। यू वॉन्ट फॉरगिव मी, और तुम मुझे क्षमा नहीं करोगे। आई हाइड माई पेन इवन फ्रॉम माई सेल्फ, मैं अपना दर्द अपने ही अंदर छुपाता हूँ। आई रिवील्ड माई पेन ओनली टू माई सेल्फ, और मैं अपने दर्द की बातें अपने आप से ही करता हूँ, और उसका रिवील, उसको ठीक भी खुद से ही करता हूँ। देयर इज़ नथिंग टू फॉरगिव, यहाँ पे कुछ भी चीज़ें नहीं हैं जिसको क्षमा किया जा सके। यू वॉन्ट फॉरगिव मी, और तुम भी मुझे माफ़ नहीं करोगे। इफ़ ओनली सम हाउ यू कुड हैव बीन माइन, वट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन द वर्ल्ड। और एट लास्ट लाइन में वो बोल रहे हैं कि इफ़ ओनली सम हाउ कुड हैव बीन माइन, अगर किसी तरीके से तुम मेरे हो जाते हो। व्हाट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन द वर्ल्ड, फिर इस वर्ल्ड में क्या चीज़ें हैं जो पॉसिबल नहीं होंगी। तो ये पोएम था जो शाहिद अली ने लिखा हुआ था। अब आगे हम रीड करेंगे हमारा चैप्टर कंटिन्यू करते हुए। वंस इन कन्वर्सेशन ही टोल्ड मी दैट ही ऑल्सो लव्ड बंगाली फूड, और आगे हमारे ऑथर बता रहे हैं कि एक बार की बात है जब शाहिद अली और हमारे ऑथर के बीच में बातचीत हो रही थी, तो शाहिद अली ने ऑथर को ये बताया था कि उनको बंगाली फूड भी बहुत पसंद है। आई प्रोटेस्टेड बट शाहिद यू हैव नेवर इवन बीन टू कैलकाटा, नो ही सेड। लेकिन उसी टाइम पे जैसे वो सुनते हैं कि उनको बंगाली फूड पसंद है, तो हमारे ऑथर जो है वो शाहिद को रोकते हुए कहते हैं कि लेकिन तुम तो कभी कैलकाटा गए ही नहीं हो। तो शाहिद रिप्लाई करता है कि नहीं, मैं तो कभी कैलकाटा नहीं गया हूँ। बट वी हैड फ्रेंड्स हु यूज्ड टू ब्रिंग अस दैट फूड। फिर आगे शायद रिप्लाई करता है कि हाँ, मैं कलकत्ता तो नहीं गया हूँ, लेकिन वहाँ मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो क्या करते हैं, मेरे लिए ये सारे फूड्स भेजते हैं। When you ate it, you could see that there were so many things that you didn't know about everywhere in the country। और आगे ये बताया जा रहा है कि आगे शायद ये बोलते हैं कि जब तुम ऐसे डिलीशियस फूड खाओगे तो तुमको ये पता चलेगा कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ अब तक हम गए नहीं हैं, और ऐसे बहुत सारे डिलीशियस फूड भी हैं। व्हाट आई से इज़ वाई कांट यू बी हैप्पी विद
cuisines and the clothes and the music and all these wonderful things. और बस वो ये कहना चाहते हैं कि क्यों तुम उन चीज़ों से खुश नहीं हो, और वो चीज़ें कौन कौन सी हैं. हियर क्यूजाइंस मीन्स समथिंग वेरी स्पेशल फूड, कुछ बहुत ही बोल सकते हैं स्पेशल टाइप का जो खाना होता है. तो स्पेशल फूड से खुश क्यों नहीं हो, कपड़ों से खुश क्यों नहीं हो, म्यूज़िक से खुश क्यों नहीं हो, और इतने सारे अद्भुत चीज़ें हैं उन सब चीज़ों से खुश क्यों नहीं हो. He paused and added softly, at least here we have been able to make a space where we can all come together because of the good things. और फिर वो कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, फिर वो बहुत ही धीरे से रिप्लाई करते हैं कि कम से कम हम यहाँ पे, हमारे पास एक स्पेस तो है, एक जगह तो है जहाँ हम सारे लोग क्या हो जाते हैं, साथ में इकट्ठे हो जाते हैं, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है. Of the many good things in which he took pleasure, none was more dear to him than the music of बेगम अख्तर. और इतने सारे अच्छी चीज़ों में वो बहुत खुश हो जाते थे, उनके लिए ये खुश होने के लिए इतना चीज़ काफ़ी था. और इन सभी से सबसे प्यारा चीज़ उनके लिए खुश होने के लिए क्या था, म्यूज़िक ऑफ बेगम अख्तर. मीन्स बेगम अख्तर की जो सॉन्ग्स थे वो सारी चीज़ें, वो सॉन्ग सुन करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करते थे. He had made the great ghazal singer when he was in his teens through a friend, and she had become an abiding presence and influence in his life. Sahid had a fund of stories about her surprise in reparting. और शाहिद जब टीन एज में थे, टीन एज मीन्स 13 to 19 के बीच का जो एज होता है, टीन एज होता है. तो शाहिद जब टीन एज में थे तो वो इतनी ग्रेट सिंगर बेगम अख्तर से वो मिले थे, और वो अपने फ्रेंड के थ्रू मिले थे. और जैसे ही वो उनसे मिलते हैं तो उनकी वजह से उनके लाइफ में बहुत सारे इन्फ्लुएंस, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं. और शाहिद जो हैं वो उनको स्टोरीज़, ठीक है, और शार्पनेस इन रिपार्टे मीन्स तुरंत से जो वो मिले, और उनके माइंड का जो शार्पनेस था, किनकी, हर शार्पनेस हियर मीन्स बेगम अख्तर. ठीक है, बेगम अख्तर से जब वो मिलते हैं तो जब वो नोटिस करते हैं कि बेगम अख्तर का जो शार्पनेस है मीन्स शार्प ब्रेन है, तो इन और उनका जो स्टोरीज़ है वो क्या है, फंड ऑफ मीन्स फन ऑफ. ठीक है, बहुत ही जॉयफुल वाला. तो इन सारी चीज़ों से भी उनके लाइफ में इन्फ्लुएंस ही आती है. Sahid was himself no mean practitioner of repartee. On one famous occasion at Barcelona airport, he was stopped by a security guard just as he was about to board a plane. The guard, a woman, asked, "What do you do?" "I am a poet," Sahid answered. और जो शाहिद थे वो खुद किसी भी रिपार्टी के प्रैक्टिशनर टाइप से नहीं थे. और एक बार का इंसिडेंस इसमें बताया गया है कि एक बार का बात है, बहुत ही फेमस ओकेशन हो रहा था, बहुत फेमस प्रोग्राम हो रहा था. कहाँ हो रहा था, बार्सिलोना एयरपोर्ट में हो रहा था. और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने शाहिद को रोक दिया था, और वो गार्ड उनको रोक करके, वो गार्ड थी, वो वुमेन थी, वो शाहिद को रोक करके उनसे ये क्वेश्चन करती कि आप यहाँ पे क्या करते हो. तो शाहिद रिप्लाई करते हैं कि मैं एक पोएट हूँ, मैं एक कवि हूँ. What were you doing in Spain? Writing poetry. तो वो जो गार्ड है वो उनसे क्वेश्चन करती है कि तो अगर आप पोएट हैं, अगर आप कवि हैं, तो आप स्पेन पे क्या कर रहे हैं. तो शाहिद रिप्लाई करते हैं कि मैं कविता लिख रहा हूँ, या फिर मैं कविता लिखता हूँ. No matter what the question, शाहिद वर्कड पोएट्री into his answer. और इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चंस क्या होते हैं, सवाल क्या होता है, शाहिद हमेशा अपने जवाब पे पोएट्री, कविता हमेशा ऐड किया ही करता था. Finally, the exasperated woman asked, "Are you carrying anything that could be dangerous to the other passengers?" और आखिर में वो जो हताश महिला थी वो ये बात पूछ लेती है शाहिद से कि कहीं आपके पास कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं जिसके वजह से दूसरे पैसेंजर्स को, दूसरे यात्रियों को कोई खतरा हो सकता है. At this, Sahid clapped a hand to his chest and cried, "Only my heart." और ये क्वेश्चन सुन करके शाहिद क्या रिएक्ट करते हैं, वो अपने हैंड से अपने चेस्ट पे क्या कर लेते हैं, क्लैप कर लेते हैं. मीन्स अपने हाथों से अपने सीने पे मार लेते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास अगर कोई चीज़ ऐसा है जिससे दूसरों को खतरा हो सकता है तो वो मेरा दिल है, वो मेरा हार्ट है. This was one of his great Wilden moments, and it was to occasion the poem Barcelona Airport. और ये जो मोमेंट था बहुत ही Wilden मीन्स वाइल्ड टाइप का मोमेंट था, और यही
इसी मोमेंट की वजह से उन्होंने एक पोएम लिखा था बार्सिलोना एयरपोर्ट के टॉपिक से। ही ट्रेजर्ड दिस मोमेंट, आई लॉन्ग फॉर पीपल टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू आंसर क्वेश्चन ही टोल्ड मी वंस। और एक बार की बात है, शाहिद ने ऑथर को ये बताया था कि वो हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि लोग उनको जवाब देने के लिए अपॉर्चुनिटी देंगे, मौका देंगे। On 7 May, I had the good fortune to be with him when one such opportunity presented itself। आगे ऑथर बता रहे हैं कि 7 मई, ठीक है, 7 मई का दिन था, उनका सौभाग्य था उस टाइम, और उनको मौका मिलता है कि वो खुद किससे मिल पाए, शाहिद से मिल पाए। शाहिद was teaching at Manhattan's Baruch College in the spring semester of 2000 and this was to be his last class। और उस टाइम पे जो शाहिद है वो मनहट्टन के बारूक कॉलेज में स्प्रिंग सेमेस्टर 2000 में वो पढ़ा रहे थे और वो उनका आखिरी क्लास था। इंडीड द लास्ट ही वॉज एवर टू टीच। और वास्तव में उन्होंने जो लिया था वो एक्चुअल में उनका वो लास्ट क्लास ही था। द क्लास वॉज टू बी अ शॉर्ट वन फॉर ही हैड एन अपॉइंटमेंट एट द हॉस्पिटल इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स। वो जो क्लास लास्ट क्लास उनका था बारूक कॉलेज में वो बहुत छोटा था क्योंकि उनको तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ गया था। I had heard a great deal about the brilliance of Sahid's teaching, but this was the first and only time that I was to see him perform in a classroom। आगे हमारे ऑथर ये बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारी बातें सुनी थी साहिद के पढ़ाने के तरीक़ों के बारे में, लेकिन पहली बार यह ऐसा हुआ था कि हमारे ऑथर ने खुद उनको क्लासरूम में ऐसा पढ़ाते हुए देखा था। It was evident from the moment we walked in that the students adored him. They had printed a magazine and dedicated, और इस बात का सबूत भी है क्योंकि साहिद के जितने भी स्टूडेंट थे वो उनके लिए एडोर्ड भी हो सकते थे। एडोर्ड मीन साहिद के लिए मर भी सकते थे। और उनके सारे स्टूडेंट ने क्या किया था, उनके लिए मैगज़ीन छपवाया था एंड डेडिकेटेड द इशू टू हिम। और वो मैगज़ीन किसको डेडिकेट किया था, शाहिद को डेडिकेट किया था। Sahid for his part was not in the least subdued by the sadness of the occasion. From beginning to end he was a sparkling div, Akhtar incarnate, brimming with laughter and nakhra। और साहिद जो थे, साहिद for his part was not in the least subdued by the sadness of the occasion। साहिद एक हिस्सा, एक पार्ट इसलिए नहीं बने थे कि उन्होंने उस ओकेजन में सिर्फ सैडनेस को सबड्यू मीन्स भर दिया था। शुरुआत से लेकर के अंत तक वो क्या थे, दिए की तरह स्पार्कलिंग हो रहे थे। अख्तर इनकारनेट, इनकारनेट हियर मीन साक्षात, ब्रिमिंग विद लाफ्टर एंड नखरा, और हंसी मजाक नखरे से सारी चीज़ें क्या हो रही थी, ब्रिम भरी हुई थी। व्हेन एन इंडियन स्टूडेंट वॉक्ड इन लेट ही ग्रीटेड हर विद द क्राई माय लिटिल सबकॉन्टिनेंटल हैज़ अराइव्ड। और जब एक इंडियन स्टूडेंट जब एक इंडियन स्टूडेंट आता है और उनको ग्रीट करता है, मीन्स अभिवादन करता है, तो साहिद जो हैं वो थोड़े लाउड साउंड से बोलने लग जाते हैं कि मेरा छोटा सब कॉन्टिनेंटल मीन्स उप महाद्वीप आया है। क्लैस्पिंग हिज हैंड्स ही फेंड अ swoon, इट स्टेज सच अ टाइड ऑफ पैट्रियोटिज्म इन मी टू बी बिहोल्ड अनदर साउथ एशियन। और ये देख करके उनके अंदर ये जग जाता है, एक पैट्रियोटिज्म, एक देशभक्ति की भावना जग जाती है कि वो भी दूसरे साउथ एशियन के साथ में क्या रहे, सही से रहे। His time at Penn State he remembered with unmitigated pleasure. I grew as a reader, I grew as a poet, I grew as a lover. He fell in with a vibrant group of graduate students, many of whom were Indians। और उनका जो टाइम था, अब हमारे ऑथर साहिद के बारे में बोल रहे हैं कि उनका जो टाइम था पेन स्टेट में वो बहुत ही यादगार था, उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी वाला टाइम था क्योंकि वो एक रीडर, एक पाठक की तरह बड़े हुए, एक कवि की तरह बड़े हुए और एक प्रेमी की तरह बड़े हुए। और उनको किससे प्यार था, तो अपने सभी स्टूडेंट्स से प्यार था।
बहुत सारे उनके स्टूडेंट में से बहुत सारे स्टूडेंट इंडियन थे। दिस वॉज ही ऑफन सेड द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ, और वो अक्सर ये कहा करते थे कि ये सारा समय उनकी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा समय था। लेटर शाहिद मूव टू एरिजोना टू टेक अ डिग्री इन क्रिएटिव राइटिंग, और उसके बाद शाहिद जो हैं वो एरिजोना चले जाते हैं ताकि वो वहाँ पे अपने राइटिंग का, अपने लेखनी का क्या कर सकें, एक डिग्री ले सकें। दिस in turn was followed by a series of jobs in college and universities, और उसके वहाँ से आने के बाद वो बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जॉब करने लग जाते हैं, पढ़ाने लग जाते हैं। हैमिल्टन कॉलेज, द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एट एमहर्स्ट, एंड फाइनली द यूनिवर्सिटी ऑफ उताह इन साल्ट लेक सिटी वेयर ही वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर इन 1999। और उसके बाद वो हैमिल्टन कॉलेज में प्रोफेसर की तरह वर्क करते हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एट हैमर्स्ट, मींस हैमर्स्ट में जो यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स के नाम से लोकेटेड है वो वहाँ जाते हैं, और फाइनली वो उताह के जो कि साल्ट लेक सिटी पे है उताह यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और वो 1999 में इस यूनिवर्सिटी ऑफ उताह में एज अ प्रोफेसर अपॉइंट किए गए थे। ही वॉज ऑन लीव फ्रॉम उताह doing a brief stint at New York University when he had his first blackout in February 2000, और वो उताह कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ उताह में कुछ दिनों के लिए छुट्टी में थे, लीव में थे, क्योंकि वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे थे, स्टिंग थे। और ये पहली बार ऐसा हुआ था 2000 में, जब उनका फरवरी 2000 में पहली बार ऐसा हुआ था जब ब्लैकआउट मीन्स उनकी याददाश्त चली गई थी। After 1975, when he moved to Pennsylvania, Shahid lived mainly in America. 1975 के बाद जब वो पेंसिल्वेनिया से मूव हुए, मीन्स वहाँ से जब वो चले गए, तब शाहिद जो है वो अमेरिका में ही रहा करते थे। हिज ब्रदर वॉज ऑलरेडी देयर एंड दे वर लेटर जॉइंड बाय देयर टू सिस्टर, और जैसे वो अमेरिका पहुँचे तो वहाँ उनके भाई अमेरिका में ही रहा करते थे, और बाद में उनकी दोनों बहन भी वहाँ पे आ जाती है। बट शाहिद्स पेरेंट्स कंटिन्यू टू लिव इन श्रीनगर एंड इट वॉज हिज कस्टम टू स्पेंड द समर मंथ्स विद देम देयर एवरी ईयर। लेकिन जो शाहिद के पेरेंट्स थे, जो मम्मी पापा थे, वो दोनों श्रीनगर में ही रहा करते थे, और उनके यहाँ ये कस्टम, ये रिवाज था कि वो अपने गर्मियों का जो महीना होता है, मीन्स समर जो वैकेशन या फिर हम समर मंथ्स कहें, वो हर साल उन लोग श्रीनगर में ही साथ में गुजारा करते थे। आई ऑलवेज मूव इन माई हार्ट बिटवीन सैड कंट्रीज traveling between the United States and India. He was thus an intermittent but first-hand witness, Shahid, to the mounting violence that seized the region from the late 90s onwards. और I always move in my heart between sad countries, मतलब मैं अपने दिल को हमेशा उदास कंट्री में ही क्या करता हूँ, लेकर के जाता हूँ, और यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका की में सफ़र करना, मीन्स यूनाइटेड स्टेट से अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लेकर के इंडिया और इंडिया से लेकर के यूनाइटेड स्टेट में सफ़र करना। वो क्या थे, शाहिद जो थे वहाँ के फर्स्ट विटनेस, पहले गवाह थे जिन्होंने हिंसा और बोल सकते हैं सीज द रीज़न फ्रॉम द लेट 90s ऑनवर्ड्स, जिन्होंने हिंसा के बारे में वहाँ पे जाना, हिंसा क्या है इसका अकेला गवाह वहाँ पे सबसे पहले कौन थे, तो शाहिद ही थे। इट वॉज 89, the stones were not far, signs of change everywhere, Kashmir would soon be in literal flame। और 89 में मीन्स 1989 में जो पत्थर थे वो बहुत दूर नहीं गए थे, और साइंस जो हैं, जो चिन्ह हैं, वो चेंज भी नहीं हुए थे सब तरफ। कश्मीर जो था, कश्मीर वुड सून बी इन लिटरल फ्लेम्स, मतलब कश्मीर अब बहुत जल्दी लिटरल फ्लेम की तरह जलने वाला था। The steady deterioration of the political situation in Kashmir, the violence and counter-violence had a powerful effect on him। और जो steady deterioration मतलब जो वहाँ पे सारी चीज़ें नष्ट हो रही थी, बर्बाद हो रही थी, जितने भी जो पॉलिटिकल राजनीतिक जो भी सिचुएशंस थे कश्मीर में, तो वहाँ पे हिंसा और प्रति हिंसा जो था उसका सारा इफ़ेक्ट किस पे दिखने लग गया था, शाहिद पे। In time, it became one of the central subject of his work. Indeed, it could be said that it was in writing of Kashmir that he created his finest work.
और एक समय में वो क्या होते हैं, अपने कामों का सेंट्रल सब्जेक्ट बन जाते हैं, ठीक है, एक केंद्र विषय बन जाते हैं। और उन्होंने शाहिद ने ये कहा था कि उनका जो राइटिंग है कश्मीर को लेकर के वो बहुत ही फाइनेस्ट, मतलब एकदम अच्छा काम हो जाता है। द आयरनी ऑफ दिस इज़ दैट शाहिद वॉज नॉट बाय इंक्लिनेशन अ पॉलिटिकल पोएट। और ये विडम्बना, आयरनी मीन्स विडम्बना, और ये विडम्बना ये थी कि जो शाहिद हैं वो एक्चुअल में पॉलिटिकल पोएट ही नहीं थे। आई हर्ड हिम से वंस, इफ़ यू आर फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट प्लेस एंड दैट्स ऑल यू हैव टू राइट अबाउट, देन यू शुड स्टॉप राइटिंग। और शाहिद ने एक बार हमारे ऑथर से कहा था कि अगर तुम किसी डिफ़िकल्ट प्लेस में हो, मीन्स अगर तुम सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में ही लिख रहे हो या पर्टिकुलर किसी एक जगह के बारे में ही लिख रहे हो, तो तुमको क्या कर देना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, तुमको अपना राइटिंग जो है वो स्टॉप कर देना चाहिए। You have to respect your art, your form, that is just as important as what you write about। और शाहिद का कहना ये था कि तुमको क्या करना चाहिए, अपनी कला का सम्मान करना चाहिए, उसके लिखे हुए फॉर्म का सम्मान करना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि हम अपने राइटिंग का, अपनी स्किल का क्या कर सकें, रिस्पेक्ट कर सकें, और हम जो लिख रहे हैं उसके कंपैरिजन में हमको हमारे राइटिंग को ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए। Enraged as he was about Kashmir's destiny, Shahid resolutely refused to embrace the role of victim that could so easily have been his। Enraged means बहुत दुखी होना। Enraged as he was about Kashmir's destiny, वो इस बात से दुखी थे कि जो उनका कश्मीर डेस्टिनी, कश्मीर का जो उनका भाग्य है बोल सकते हैं, शाहिद resolutely refused to embrace the role of victim that could so easily have been his। और जो शाहिद हैं वो दृढ़ संकल्प लेकर के इस बात से रिफ्यूज़, इस बात से इनकार कर देते थे जो भी उनका एज अ विक्टिम वहाँ पे रोल हुआ करता था। हैड ही डन सो ही कुड नो डाउट हैव इजली बिकम अ फिक्सचर ऑन टॉक शोज एंड न्यूज़ प्रोग्राम्स। और अगर उन्होंने ऐसा किया होता, मीन्स उन्होंने ये रोल को प्ले कर लिया होता, रोल को मान लिया होता, तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो वहाँ आने वाले सभी टॉक शोज़ और न्यूज़ प्रोग्राम्स में वो फिक्सर, मतलब फिक्स ही होते, वो बार बार वही आते। बट शाहिद नेवर हैड एनी डाउट अबाउट हिज कॉलिंग, लेकिन शाहिद को कोई भी संदेह नहीं था अपने कॉलिंग को लेकर के। ही वॉज अ पोएट स्कूल्ड इन द फियर्स एंड अनफॉरगिविंग आर्ट ऑफ लैंग्वेज। वो एक कवि थे और वो प्रशिक्षण भी ले चुके थे एक ज़बरदस्त कला के, लैंग्वेज बोल सकते हैं हम, लैंग्वेज के सभी भाषा की कला का उनके पास बहुत ज्ञान था। वो एक कलाकार थे हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में एक पोइट भी थे। ऑल दो रिस्पेक्टफुल ऑफ रिलीजन, ही रिमेन्ड अ फर्म बिलीवर इन द सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिस। और इन सभी चीज़ों में वो अपने रिलीजन को बहुत ही रिस्पेक्ट किया करते थे, और वो पॉलिटिक्स और रिलीजियस प्रैक्टिस मीन्स राजनीति और अपना जो भी धार्मिक है उन दोनों को क्या करते थे, अलग अलग रखा करते थे।